आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन। मैं सैनी संगम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग थी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो नया पार्ट अब की बार जोड़ा गया है, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून से संबंधित क्लासें आप तक पहुंचाई जाए। तो मैं लेकर के हाजिर हूँ पार्ट सी, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून। जी हाँ दोस्तों, अब की बार ये नया पार्ट जोड़ा गया है। इससे संबंधित एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। और आपको पता है, प्रत्येक नंबर या कहें प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पार्ट सी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवाएंगे हमारे इस चैनल पे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि नई क्लास जैसे ही हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन उस क्लास का पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास से संबंधित पहला पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, असंगत कथन का चयन कीजिए। जी हाँ, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से असंगत यानी जो इन चारों में से कोई एक अलग कथन है जो गलत है, उसका चयन करना है हमें। पहला कथन है, स्वयं किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को हिंसा कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए अगर अपन कोई कृत्य करते हैं तो वो हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा कथन है, जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी प्रकार से समाज का निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा दोषी व्यक्ति को आईपीसी के अंतर्गत निर्धारित दंड दिया जाता है, ऐसे कार्य अपराध कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऐसे जो आचरण जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए हो उनका उल्लंघन अगर करता है, या फिर कोई व्यक्ति दोषी हो जो आईपीसी के तहत निर्धारित दंड जिसको दिया जाता है, तो ऐसे कार्य अपराध कहलाते हैं। ये कथन भी सही है। हिंसा और अपराध का एक दूसरे से सीधा संबंध है। बिल्कुल, जहां हिंसा होगी वहां अपराध होगा, बिल्कुल है, एक दूसरे से सीधा संबंध है। चौथा कथन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 10 लाख केस दर्ज होते हैं। जी दोस्तों, ये जो चौथा कथन है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3.5 लाख के आसपास केस दर्ज होते हैं, जबकि इसमें 10 लाख दिया गया है। तो इसमें कथन द जो है वो असंगत है। तो हमारा ये एक प्रश्न आपको थोड़ा लंबा ज़रूर लगा होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक दो बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। जी हाँ, इन चारों तथ्यों में से जो तथ्य गलत हैं वो हमें देखना है। पहला तथ्य है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। बिल्कुल सही है। पीछे प्रश्न में हमने पढ़ा था जिसमें 10 लाख दिया हुआ था, जबकि मैंने आपको कहा था लगभग 3-3.5 लाख मामले दर्ज होते हैं। अगला कथन है, भारत में औसतन हर 1 घंटे में दहेज के कारणों से मृत्यु होती है। ये भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार सही है। फिर अगला कथन है, 34,000 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। यह तथ्य भी सही है। तथ्य द, 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाओं का अपहरण जबरदस्ती शादी एवं अनैतिक देह व्यापार के लिए किया गया है। बिल्कुल, जो ज़्यादातर अपहरण है वो ज़बरदस्ती शादी एवं अनैतिक देह व्यापार के लिए किया जाता है और या किया गया है। लेकिन इसके अंदर जो आंकड़ा दिया गया है 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा, ये आंकड़ा सही नहीं है। इस वजह से ऑप्शन द जो है, तथ्य द जो है वो गलत है। यानी ये आंकड़ा लगभग 60,000 तक का है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया। तो इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए ध्यान दिया गया जिस वर्ष में, वो वर्ष कौन सा है, तो वो वर्ष है 1950। यानी 1950 में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 में ध्यान दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का वर्णन है। यानी आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर किया गया हमला या आपराधिक बल प्रयोग के लिए वर्णन है? तो वो है धारा 354। धारा 354 भारतीय दंड संहिता की है। इसके अंदर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अगर उस पर आपराधिक बल प्रयोग किया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो उसका विवरण जो है वो मिलता है धारा 354 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत, यहाँ धारा का जिक्र हो रहा है और धारा भी आईपीसी की धारा, तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना से संबंधित हैं? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी, धारा 354 बी संबंधित है कि अगर किसी स्त्री को बलपूर्वक या नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, इससे संबंधित धारा है 354 बी। प्रश्न नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यानी जिन महिलाओं का पीछा किया जाता है तो उन महिलाओं का पीछा करने से संबंधित कौन सी धारा है? तो वो धारा है 354 डी। जी हाँ, कुछ मजनू घूमते हैं ना, ये जो मोटरसाइकिल लेकर के लड़कियों के पीछे घूमते हैं, तो उनके खिलाफ अगर हमें कार्रवाई करनी हो तो वो धारा 354 डी के अनुसार कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा कानून है? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है? तो वो है धारा 354 ए। यानी किन्हीं महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो धारा 354 ए आईपीसी की धारा है के तहत उनको सजा का प्रावधान है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के ताक झांक करने से संबंधित है? जी हाँ, जिन महिलाओं के पीछे ताक झांक की जाती हैं, छुप छुप के उनको देखना इत्यादि से संबंधित जो धारा है वो है 354 सी। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द अंग विक्षेपण या कोई ऐसा कार्य है जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से संबंधित आशयत हो से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा है। इनमें से मतलब कहने का मतलब है कि जो शब्द से यानी किसी प्रकार के कमेंट्स करके महिलाओं को लज्जित करते हो या उनका अनादर करते हो, या अंग विक्षेपण द्वारा यानी किसी अंग द्वारा ऐसा कार्य करना जिससे महिला का अनादर होता हो या वो लज्जित हो, या कोई ऐसा कार्य करना जिससे महिला का अनादर प्रतीत हो रहा हो, इनसे संबंधित धारा जो है वो है धारा 509। यानी किसी महिलाओं के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल करना या गलत तरीके के इशारे करना, ये सब धारा 509 के तहत आते हैं। आइए लिए चलता हूँ मैं आपको हमारे प्रश्न नंबर 10 की ओर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है? जी हाँ, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया गया है और अधिकतम आजीवन कारावास तक है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन तक कारावास सजा हो सकती है का प्रावधान है? यानी भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार ऐसी कौन सी धारा है जिसमें सामूहिक बलात्कार करने पर कम से कम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है? तो वो धारा है धारा 376 डी यानी ऑप्शन द। इसमें एक चीज ये भी है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 376 डी लगती है, तो ये भी आप याद रखना, धारा 376 डी लगती है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है। यानी
सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में? तो कम से कम 18 वर्ष, यानी ऑप्शन ब सही है। सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र हमारे भारत के अंदर भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में 18 वर्ष तय की गई थी। प्रश्न 13, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करने एवं ताक झांक करने पर, तो ऑप्शन ए है, ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है इसलिए जमानती रखा गया है। ऑप्शन ब, दूसरी बार यह गैर जमानती है। ऑप्शन स, दोनों तथ्य सही हैं। ऑप्शन द, केवल तथ्य ब सही है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन स है वो सही है, दोनों तथ्य ऊपर वाले वो सही हैं, यानी ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है इसलिए जमानती रखा गया है, दूसरी बार ये अपराध करने पर गैर जमानती रखा गया है। यानी एक बार गलती से ताक झांक हो सकती है, भी गलती से पीछा कर लिया गया होगा, तो ऐसे मामले में पहली बार अपराध होने पर उसे जमानती रखा गया है, और दूसरी बार अगर वही अपराध दोहराया जाता है तो उसे गैर जमानती रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर किसी पे तेजाब से हमला कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने वाले को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हाँ, कई बार क्या है कि भाई आपस में तेजाब फेंक दिया जाता है, या एक तरफा मोहब्बत भी जब होती है तो उसमें भड़के हुए आशिक जो है तेजाब फेंक देते हैं, जो एक दंडनीय अपराध है। तो ऐसा अपराध करने पर 10 वर्ष, यानी ऑप्शन ब सही है। अगला प्रश्न बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला से पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे, और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? यानी बलात्कार या तेजाब पीड़ित को प्राथमिक उपचार वो भी निःशुल्क देना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अगर ऐसा करने से कोई मना करता है या उनको उपचार उपलब्ध नहीं करवाता है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें सज़ा का प्रावधान है जो कम से कम 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। यानी ऑप्शन ए, इसके अंदर हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान ऐसे अस्पताल वालों को है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन के अंदर क्या संशोधन किया गया वो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि बलात्कार पीड़िता को यदि अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो जाती है तो वह अपना बयान दोभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति ले सकती है, या अनुमति उसे दी गई है। तो ऑप्शन ए यानी कथन ए सही है, वह अनुमति ले सकती है मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की। ऑप्शन ब, यह अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। बिल्कुल सही, यानी यह अधिनियम जो है वो संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग ही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल सही हैं। यानी कोई भी बलात्कार पीड़ित अगर अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक अक्षम हो जाती है तो वह ऐसी कंडीशन में दोभाषियों द्वारा या विशेष एजुकेटेड की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति ले सकती है। और यह जो अधिनियम है वो संशोधित अधिनियम भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समझने वाली एक बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हम पढ़ रहे थे IPC यानी भारतीय दंड संहिता, और ये है CRPC। इस पर्सन में CRPC का जिक्र किया गया है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। IPC होती है भारतीय दंड संहिता और CRPC होती है दंड प्रक्रिया संहिता, दोनों अलग अलग हैं। तो इस पर्सन में दंड प्रक्रिया संहिता का जिक्र किया गया है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है।
तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है, जो किस वर्ष पारित होकर किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये जो कानून है वो किस वर्ष पारित हुआ था और किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसके लिए ऑप्शन ब सही है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में 1973 में पारित हुआ था व 1974 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ब एकदम से सही है इसमें। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, यानी ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, ये प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न को दोबारा पढ़िए। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इनमें से हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कि 2 प्रक्रिया होती है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता में 2 प्रक्रिया होती है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच के लिए अपनाती हैं। ऑप्शन ब, एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। ऑप्शन स, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है। तो 2 प्रक्रिया होती है, ये भी सही है, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है, ये भी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ड सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी सही हैं, यानी ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। तो इसके अंदर हमारा उत्तर आ जाएगा ड। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के कानून के अंतर्गत स्त्री के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के डरा धमकाकर या उसकी प्रिय, या यहाँ प्रिय फीस की जगह प्रिय पढ़ना है आपको, या उसकी प्रियजनों की मृत्यु का डर दिखाकर किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति पहुँचती है या मृत्यु हो जाती है से संबंधित धारा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न को दोबारा समझो कि अगर किसी स्त्री को डरा धमकाकर उसकी सहमति ले लेते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, या उसके प्रियजनों को मृत्यु देने का भय दिखाकर उसके साथ अगर संबंध बनाते हैं यानी बलात्कार करते हैं, तो भय दिखाकर चाहे उसकी सहमति हो चाहे बिना सहमति हो उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो उससे संबंधित जो धारा है वो है धारा 376 ए। धारा 376 ए लगेगी उसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए, धारा 376 ए। हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा है, यानी वो धारा जो बलात्कार से संबंधित हैं वो कौन सी हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन स सही हो जाएगा, धारा 376 जो है वो बलात्कार से संबंधित धारा है। आज के हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जो कीमती राय हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओगे। आज की क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताना, और इसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप हमें बताना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दूसरी बात कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे की सभी क्लासें हैं महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप तक पहुंचाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप अपने कीमती सुझाव ज़रूर देना और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करना। धन्यवाद।